कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर आधारिक संरचना है, ये चैप्टर रह गया था हमारा, इसलिए ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा इस मतलब पूरे सिलेबस का आपका। और पूरा भी जितना आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, सारा सिलेबस मैंने डाल रखा है। अगर आपने कोई भी चैप्टर आपका छूट गया, आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर की लिंक मिल जाएंगी, जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। और इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी नोट्स मिलेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। और इसमें हम जानेंगे कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं के बारे में बताऊंगा आपको। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 20 मिनट में आपका केवल पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपके लिए रखूँगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका एक छोटा सा परिचय देखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस बारे में हम बात करना चाहते हैं। पहले देखिए, इसे पढ़िए आप। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के कुछ राज्य के मुकाबले अधिक अच्छी तरह से क्यों कार्य कर रहे हैं? कृषि और बागवानी के उत्पादन में क्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए हैं, यानी कि आगे निकल गए हैं? औद्योगिक तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे क्यों है? ईश्वर देश के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल और सफाई में कैसे प्रवीणता प्राप्त कर गया और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है? कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सारे विश्व का ध्यान क्यों आकर्षित करता है? यह सब इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में बेहतर आधारिक संरचना है जिनमें वे आगे बढ़े हुए हैं। अब देखिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया के कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि जो प्रगति है वो अधिक तेजी से कर रहे हैं, और कुछ राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं केरल। केरल शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में ही कितना आगे है। वहाँ पे 100% साक्षरता दर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पर, बेहतर सुविधाएं वहाँ पर है। इसलिए जिन राज्यों में बेहतर सुविधाएं होती है वे आगे निकल जाते हैं, और जिन राज्यों में सुविधाएं नहीं हो पाती वो पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आधारिक संरचना की बात होती है तो आधारिक संरचना को एक सुविधा के रूप में देखा जाता है, कि एक बेहतर सुविधा, जहाँ जहाँ की आप सुविधा देखते हैं, जिस भी चीज़ में आप सुविधा देखते हैं, शिक्षा सुविधा देखते हैं आप, स्वास्थ्य में सुविधा देखते हैं आप, परिवहन की सुविधाएं देखते हैं, सड़क सुविधाएं देखते हैं, और जितनी भी आप सुविधाएं देखते हैं उन सबको ही आधारिक संरचना कहा जाता है। डेफिनेशन आप देखिए, इससे आप समझ जाएंगे कि आधारिक संरचना क्या होता है। देखिए, आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सहायक संरचना से है जिसके द्वारा कृषि, उद्योग व वाणिज्य आदि उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि होती है। यानी कि ऐसी संरचना जिसके द्वारा इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होती हो। जैसे कृषि में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि अगर उत्पादन की तकनीक अच्छी होंगी, अच्छी अच्छी मशीनें होंगी, अच्छे बीज होंगे, तो कृषि उत्पादन भी अच्छा होगा। उद्योग कैसे होंगे? उद्योगों में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाज होंगी, अच्छे अच्छे कर्मचारी होंगे काम करने के लिए। और व्यापार में वृद्धि कैसे होगी? अच्छी अच्छी परिवहन की सेवाएं होंगी, कि कच्चे माल को भी हम ला सकते हैं व्यापार के लिए। तो ये सब सुविधाएं अगर अच्छी होंगी तो हमारा देश अपने आप ही प्रगति पे करेगा। तो आधारिक संरचना का मतलब होता है बेहतर सुविधाएं। तो आप बता सकते हैं, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, किसी भी अगर एग्जाम में आपसे पूछ भी ली जाए तो। आगे देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जो ये आधारिक संरचना होती है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर प्रभाव डालता है, या डायरेक्ट डाले या इनडायरेक्ट डाले। देखिए, किसी चीज़ का प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप भी मतलब आगे जाकर कमा सके और अपने परिवार का खर्चा उठा सके, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, तो आप इसलिए स्कूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपसे भी तो आगे जाकर एक रोज़गार उत्पन्न होगा। तो आपके लिए आधारिक संरचना क्या है? आपके लिए वो आधारिक संरचना वो स्कूल है।
ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए आधारित संरचना क्या है, हॉस्पिटल्स हो गए। सफाई कर्मचारियों के लिए क्या है, ये जो जितनी भी सफाई कर्मचारी सुविधाएं हैं ये उनके लिए आधारित संरचना हो गई। ट्रांसपोर्ट सेवाएं हो गई, तो ये सब आधारित संरचना ही है। तो इनके बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आधारित संरचना की। आधारित संरचना को एक सेवा के रूप में देखा जाता है। अब आता है कि आधारित संरचना के क्या प्रकार होते हैं। देखिए, दो भागों में इसे बांटा जाता है, आर्थिक आधारित संरचना और सामाजिक आधारित संरचना। आर्थिक का मतलब है जो कि उत्पादन में सहायक होते हैं, ऐसी संरचनाएं जिनसे उत्पादन बढ़ता है इकोनॉमी में। और सामाजिक का मतलब जिससे समाज का कल्याण होता है। तो आर्थिक में ऊर्जा हो गई, दूरसंचार हो गया, यातायात हो गया। दूरसंचार का आप मतलब नहीं पता तो आपको इंग्लिश में देख लिया टेलीकॉम, और इससे ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है यातायात को। यातायात जो सुविधाएं होंगी, ट्रांसपोर्ट सेवाएं अच्छी होंगी तो इससे भी आर्थिक प्रगति होगी। सामाजिक में शिक्षा सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, और आवास जिसे अकोमोडिंग अकोमोडेशन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। आवास आप जानते हैं, रहने का जहाँ पे स्थान होता है। और ये आपको प्रकार लिखना है, ऐसे कैसे पूछ भी लिया जाए तो ये आप टेबल ये बना सकते हैं ऐसे कैसे। आगे देखते हैं हम कि आधारित संरचना एक सेवा है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, बैंक्स आदि ये सब आते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो आधारित संरचना है ये एक ऐसी सेवा है, जितनी भी चीज़ें आपको सेवाएं प्रदान करती है, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। आपको देख ली बैंक्स जो है वो आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो भी एक आधारित संरचना है। स्कूल आपको सेवाएं देते हैं, वो भी एक आधारित संरचना है। हॉस्पिटल्स आपको देते हैं, और जितने भी हवाई अड्डे हैं वो भी आपको सेवाएं देते हैं। तो सड़क, रेल, ये सब आधारित संरचना ही है। तो आधारित संरचना का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आधारित संरचना का क्या महत्व है। देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें वैसे रख रहा हूँ, ऐसे टॉपिक्स रख रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे आधारित संरचना का महत्व पूछा जा सकता है, तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं जो मैंने लिखे हैं। जैसे अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में सहायता करता है, हमारे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाता है, कृषि का विकास भी करता है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता हमें प्रदान करता है, और रोजगार भी प्रदान करता है, बाह्य उत्पादन में सहायता भी करता है। तो ये 4-5 पॉइंट हो जाएंगे, इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं अगर पूछ भी लिया जाए तो। अब आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है कि भारत में आधारित संरचना की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। तो ग्रामीण परिवारों में लगभग 66% लोगों के पास ही बिजली उपलब्ध है। अगर हम ग्रामीण परिवारों की बात करें तो वहाँ पर केवल 66% लोग ही ऐसे हैं जिनको बिजली की सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। और ये आंकड़ा 2011 का है। तो आप ये मत मानना कि जो चीज़ 2011 में थी वो चीज़ अब 2022 में भी हो सकती है। तो ये आंकड़ा बदलता रहता है, लेकिन आपको लिखना वही है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा। नल के पानी की उपलब्धता केवल 24% ग्रामीण परिवारों तक ही सीमित है, और शेष परिवार खुले स्रोतों से पानी का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो गांव के जो ग्रामीण परिवार होते हैं वो बाहर से पानी लाते हैं। हैंडपंप्स हो गए, कुएं हो गए, बावरियाँ हो गई, तालाब हो गए, वहीं से पानी लाते हैं। मतलब बहुत कम परिवारों तक सुविधाएं हैं, लेकिन अब इनमें भी बदलाव किया जा रहा है। सुविधाएं आपको पता है कि अब ग्रामीण परिवारों में भी पानी की सुविधाएं होने लगी है, और शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं अब बेहतर होने लगी है। लेकिन ये आंकड़ा पहले का है। तो आगे है कि भारत में केवल 40% लोगों को सफाई की सुविधाएं उपलब्ध है। इतने लोग ही साफ सफाई की सुविधाएं अपना पाते हैं, और बाकी लोग तो मतलब उनमें मतलब इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती उनको साफ सफाई की। आप शहर और गांव दोनों का आंकड़ा है ये मिला के। तो ये भी 2015 का आंकड़ा है। हाँ, हो सकता है कि अब हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा बढ़ गया हो, अब 60% लोगों को सुविधाएं मिलने लगी हो साफ सफाई की। तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। भारत में केवल 79% लोग जनसंचार माध्यमों का उपयोग कर पाते हैं, जैसे मोबाइल जो आपके फ़ोन में अभी है, टीवी। तो इन सब माध्यमों का उपयोग केवल 79% लोग ही कर पाते हैं। अब भारत अपनी जीडीपी का केवल 5% ही आधारित संरचना पर निवेश करता है। ये एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। हो सकता है कि अब ज़्यादा करने लग गया हो सकता है कम करने लग गया हो, लेकिन एक ये एवरेज था कि 5% ही केवल भारत इस पर खर्च करता है, आधारित संरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो
अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि ऊर्जा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत में आधारिक संरचना की क्या स्थिति है, कोई 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें। ऊर्जा, ऊर्जा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। आप देखिए कोई भी कार्य करते हैं तो यही तो माना जाता है कि उसमें ऊर्जा ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा कार्य कर रहा है, या फिर किसी भी वस्तु में ये देखी जाती है कि उसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी कार्य करने की क्षमता है। तो जो कार्य करने की क्षमता है उसे ऊर्जा कहा जाता है। तो यह अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो ऊर्जा होते हैं उसके कितने स्रोत होते हैं, उसके वैसे 4 स्रोत होते हैं। दो तो होते हैं व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत, और दो होते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आ भी सकता है। तो व्यावसायिक स्रोत वो होते हैं जिनमें जिनको खरीदा या बेचा जाता है, और इनमें कोयला, पेट्रोल और बिजली आते हैं। देखिए व्यवसाय का मतलब वो जिनका व्यापार भी किया जाता है, और ये पैसे में ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल आपको फ्री में प्राप्त नहीं हो सकता, आप पैसे भी खरीदेंगे उसको। तो ये व्यावसायिक स्रोत होते हैं जो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। बिजली भी आप खरीदेंगे, आपको फ्री में थोड़ी मिलेगी, कोयला वगैरह। तो ये सब व्यावसायिक स्रोत होते हैं। गैर व्यावसायिक में जिनको आप खरीदते नहीं, आपको सामान्यतः आप उनको खरीदते नहीं है, वो आपको फ्री में भी मिल सकते हैं। तो ये स्रोत होते हैं जैसे सूखा गोबर हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, लकड़ी हो गई, और ये जो जलाऊ लकड़ी होती है, तो ये सब आपको फ्री में मिल जाती है। तो ये बात आप ये गांव में मिल जाती है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि शहरों में तो आपको ये नहीं मिल पाती। लेकिन गांव में आपने देखा होगा कि वो बाहर से ही, मतलब जंगल से ही लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आते हैं जलाने के लिए। तो ये सब प्रकृति से प्राप्त होती हैं हमें। तो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों में आपको अंतर पता चल गया होगा, आप लिख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कोई भी चीज़। अब पारंपरिक स्रोत में हम देखते हैं तो इन स्रोतों का उपयोग मनुष्य लंबे समय से कर रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोल। देखिए पारंपरिक स्रोत का मतलब है जो बहुत ही पुराने स्रोत हैं, जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले के स्रोत हैं, और उनका उपयोग हम तब से करते आ रहे हैं। और ये क्या होंगे कि ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, ये गैर नवीनीकरण स्रोत हैं। और इन स्रोतों में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये बहुत पुराने स्रोत हैं, इनको पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत इनका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है, और ये स्रोत असीमित है, अर्थात ये खत्म नहीं होंगे। अब नए नए स्रोतों का उपयोग करने लगे हैं हम। जैसे जो जैव ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनका उपयोग हम करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अब वाहनों में भी हम ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन अब आने लगे हैं। तो वो क्यों आने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होता जा रहा है, और पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ये पॉल्यूशन मुक्त भी होते हैं, और इनमें खर्चा भी कम आता है। तो ये आप 3 लिख सकते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा की क्या स्रोत हैं। तो 3-4 पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं, 5-6 पॉइंट। ऊर्जा सर्जन के स्रोत, ऊर्जा सर्जन का मतलब है कि ऊर्जा का निर्माण किन स्रोतों से होता है। तो तापीय ऊर्जा होती है, जो कि हमारा सूर्य का जो ताप होता है उसको सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करके ऊर्जा बनाई जाती है। और पन बिजली होती है, और परमाणु ऊर्जा होती है। तो ये सब ऊर्जा सर्जन के स्रोत होते हैं। तो ये 3 पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। वैसे ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी, ये पूछ सकते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा की क्या स्रोत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भारत में स्वास्थ्य आधारित संरचना हम देखते हैं। अब ये एक की पॉइंट्स हो जाता है हमारा, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है अब। तो ये एक की पॉइंट्स हो जाता है इस चैप्टर का ये। तो भारत में केवल 67% लोगों तक स्वास्थ्य की पहुंच है। तो 67 जो 67% जो लोग हैं उनके पास ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। आपने देखा होगा कि ये शहरों में तो हो पाती है सभी को, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर अस्पताल होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो वहाँ पर कई लोग तो जा भी नहीं पाते हॉस्पिटल में, उनके पास पैसे भी इतने नहीं होते हैं कि वो अपना इलाज भी करा पाएँ। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बहुत कम होती है। तो ये आंकड़ा भी पहले का है, हो सकता है इसमें अब बेहतर सुविधाएं हो गई हों, और अब ज़्यादा अस्पताल बन गए हों, ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन गई हों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आधारित संरचना के सुधार से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, जैसे चेचक, कोरोना से मुक्ति मिली है। अब क्या है कि भारत की जो स्वास्थ्य से आधारित संरचना है वो बेहतर हो चुकी है। ये एक प्रेजेंट का आंकड़ा लिखा है मैंने, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि पहली बार भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाई थी। इससे पहले कभी भी वैक्सीन नहीं बनाई गई भारत में। तो
ये एक अच्छा वो माना जाता है भारत के लिए कि उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं, जिससे कि वो वैक्सीन का निर्माण कर पाया और जैसे चेचक कोरोना जैसी बीमारी से उसे मुक्ति मिल पाई। और भी जितनी बीमारियों से अब धीरे धीरे इनसे मुक्ति मिल रही है, क्योंकि अच्छी बेहतर सुविधाएं अब होने लगी हैं। और स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय जीडीपी को केवल 4% है, यानी कि केवल हम 4.8% ही स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। लिंग अनुपात 1991 में 945 से गिरकर 2001 में 927 हो गया। यह देश में बढ़ते भ्रूण हत्या को दर्शाता है। आप भ्रूण हत्या जानते हैं क्या होता है? कि जब कन्या पैदा भी नहीं होती तो उससे पहले ही उसे मरवा दिया जाता है पेट में ही, तो उसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। और यह लिंग अनुपात को दर्शाता है कि अब पहले हमारी लिंग अनुपात ज़्यादा थी, अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। आप ये आंकड़ा आप जी जानते होंगे लिंग अनुपात क्या होता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आ जाती है इसमें कि जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल में जो लाभकारी संस्था है, उन 2 संस्थाओं की नाम आपकी बुक में दे रखे थे, तो हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ भी ले जाएं। तो एक अहमदाबाद में सेवा है, जिसे स्वामित्व महिला सेवा ऐसा कुछ कहा जाता है इसे। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना उसमें। और वैसे फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी कौन सी सेवाएं पूछी भी जाएगी तो। नीलगारी में अकॉर्ड है। तो ये 2 स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनका बारे में आपको ध्यान रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लास्ट हमारा, कि भारत में चिकित्सा पर्यटन क्या है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे। तो चिकित्सा पर्यटन का अर्थ है कि इलाज के उद्देश्य से दूसरे देश में जाना। जैसे मान लीजिए कि हम इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो वो चिकित्सा पर्यटन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम इलाज के लिए जा रहे हैं और साथ साथ आप इलाज के साथ घूम भी सकते हैं। तो जहाँ पर इलाज के साथ मनोरंजन भी हो आपका, तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। और भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अन्य देशों की तुलना में सस्ती है, परंतु भारत को अधिक विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपनी स्वास्थ्य आधारित संरचना को बेहतर करने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है कि जो भारत में चिकित्सा पर्यटन है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती मिलती है। मान लीजिए कि जो इलाज अमेरिका में 5 लाख में होता है, 5 लाख में जो ऑपरेशन होता है, वो भारत में 1 से 1.5 लाख में ऑपरेशन हो जाता है वही ऑपरेशन। तो लोग वहाँ पर इलाज कराना पसंद करेंगे या यहीं पर? अब ये मान लीजिए कि वो इंडोनेशिया का कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका में जाएगा इलाज कराने के लिए या भारत में आएगा? भारत में ही आएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वो सस्ते में इलाज करा भी सकता है और यहाँ पर घूम भी सकता है। तो अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी आएंगे। लेकिन एक दिक्कत है कि हमारे ये जो आधारिक संरचना है स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनमें हमें और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब आधारिक संरचना की हमें ज़रूरत है। तो ये सब आपके टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स रह गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा इनसे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की आधारिक संरचना की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि आधारिक संरचना क्या है और इसके प्रकारों को भी लिखना है आपको। और भारत की आधारिक संरचना का मुख्य तत्व क्या है, जिसे हम की एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा की एलिमेंट्स है। और भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किए गए सुधारों की व्याख्या करनी है, कि भारत ने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और भारत में चिकित्सा पर्यटन पर भी आपको टिप्पणी लिखी है। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा बताया नहीं, मैं आपको बता दूं कि भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत ने जो बिजली की सुविधा है उसे बिजली का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी की है। और जो पारंपरिक स्रोत है हमारे, जैसे जैव ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, इनमें मतलब इनका उपयोग में हमें मतलब इनका ज़्यादा उपयोग करने लगा है भारत। और सी एन जी के जो सीएनजी कंप्रेस्ड जो वाहन होते हैं उनका उपयोग करने लग गया है भारत। और ये इलेक्ट्रिक वाहन इनका उपयोग करने लग गया है, ताकि जो ऊर्जा का संकट है उनसे निपटा जाए। क्योंकि जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं वो अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए हमें गैर पारंपरिक स्रोतों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपने अगर किसी भी चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप बार बार कह रहा हूँ कि मैं फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।